नमस्कार दोस्तों, हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं शिवाजी और मराठा स्वराज। ठीक है, तो शिवाजी और मराठा स्वराज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम वो एक मॉडल के द्वारा क्लियर कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा शिवाजी और व मराठा स्वराज। देखिए, स्वराज का मतलब है राज्य। उधर महाराष्ट्र में इसको स्वराज बोलते हैं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, शिवाजी और मराठा राज्य। ठीक है, शिवाजी और मराठा राज्य, ये हमारा टॉपिक है और इसमें हम क्या क्या मेन पॉइंट्स देखने वाले हैं। उसमें से सबसे अहम जो पॉइंट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि हमें वो चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाए और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। हम इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मराठा साम्राज्य की जानकारी लेंगे। मराठा राज्य, स्वराज्य लिख लेता हूँ, स्वराज्य का परिचय देखेंगे और इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मराठा कौन है मराठा और इनका क्षेत्र। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे इनकी जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास में। ठीक है, इनकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है हमारे पास में, एक ये देखेंगे हम। और इसके साथ साथ तीसरा जो हम पॉइंट चेक करेंगे इसमें वो देखेंगे हम, मराठा क्षेत्र हो गया, जानकारी के स्रोत हो गए, ये मराठा स्वरूप में ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो हम चेक करेंगे वो करेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे 1630 से लेकर 1680 तक की सारी बातें। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इनका जीवन परिचय देखेंगे और इनका विजय अभियान या साम्राज्य विस्तार आप कह सकते हो, या हम ये कह सकते हैं स्वराज निर्माण, स्वराज विस्तार या गठन, ये देखेंगे हम। और स्वराज के गठन की अगर अपन बात करें तो इनके जीवन का जो आरंभिक चरण था वो बीजापुर के आदिल शाही शासकों के साथ में लड़ने में गुजरा। शासकों से, ठीक है, और ये करीबन आपके 1646 से लेकर और 1660 तक, तो स्टार्टिंग के 15 साल तो ये 14-15 साल आपके बीजापुर के शासकों से लड़े। दूसरा लड़े हैं ये मुगलों से संघर्ष। ठीक है, मुगलों से संघर्ष जो इनका हुआ, ये पहली भेंट तो इनकी 1657 में ही हो जाती है, लेकिन संघर्ष 1660 से शुरू होता है और ये संघर्ष आपके 1674 तक लगभग बना रहेगा। ठीक है, तो स्वराज्य का विस्तार में ये पूरे के पूरे साल इम्पोर्टेंट है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे इसके साथ में आपके कुछ और विजय भी देखेंगे, जिसमें अन्य विजय में हम आ जाएंगे, अन्य विजय। ठीक है, अन्य विजय में फिर कोई कर्नाटक, ठीक है ना, मतलब इसको अपन ऐसे गोलकुंडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये 3 मेन चरण रहेंगे इनके। पहला बीजापुर से लड़ने में गुजरा, दूसरा मुगलों से संघर्ष में गुजरा, और तीसरा जो राज्याभिषेक के बाद का साल था 1674 के बाद। ठीक है, 80 तक। हालांकि गोलकुंडा से एक अभियान पहले भी हुआ था, तो
ठीक है, ये बाद में 1-2 जीते भी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया शिवाजी का जीवन परिचय और इनका पूरा का पूरा। फिर आएगा मराठा शासन व्यवस्था। ठीक है, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में हम देखेंगे इनके प्रशासन को देखेंगे, इनके प्रशासन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम अभी इनकी पूरी प्रशासन को ही देखेंगे। प्रशासन में सैन्य प्रशासन देखेंगे और राजस्व प्रशासन देखेंगे, राजस्व। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। तो शासन व्यवस्था आ जाएगी, शिवाजी का जीवन परिचय और स्वराज्य का गठन आ जाएगा। इसमें हम एक इनके भौगोलिक क्षेत्र भी लेंगे हम, है ना, भौगोलिक सीमाएं। वैसे ये इसमें आ जाएगी क्षेत्र में, फिर भी हम ले लेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में हम 3 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, 3 आयाम देखने वाले हैं। अभी तक जो प्रश्न बने हैं, जैसा कि मैंने काफ़ी सालों के पेपर्स देखे हैं, तो मैक्सिमम सवाल यहाँ से बनते हैं इनके स्वराज्य के विस्तार से। कई बार बीजापुर से सवाल बनता है, तो मुग़लों से बनता है, पुरंदर की संधि कब हुई, अफजल खान का बन जाता है, शाइस्ता खान का बन जाता है ना, सिद्दी जोहर का बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, वाणी डिंडोरी का युद्ध बन जाता है, सूरत की लूट का सवाल बन जाता है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ उसका बन जाता है, और प्रशासन से भी सवाल बनता है। ठीक है, जिसमें आपके जो अष्टप्रधान थे इनके प्रशासन में, उन पर भी सवाल बनते हैं, इनकी सेना से सवाल आते हैं, इनकी चौथ सरदेशमुखी राजस्व व्यवस्था से भी सवाल बनते हैं। इसके साथ साथ इनके ये तो ठीक है, बस जानकारी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन ये 2 आयाम है जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, और ये यूँ समझिए कि आपके किसी भी एग्ज़ाम, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, रीट से लेकर और कॉलेज लेक्चरर तक सभी प्रकार के पेपर्स में प्रश्न आते हैं इसके, और इसका कोई टफ प्रश्न बनता नहीं है। इसका प्रश्न हमेशा बड़ा आसान प्रश्न आता है। अगर सामान्य जानकारी पूरी ले रखी है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आप पहले अपना पूरा ये बना दो अपने कॉपी के अंदर, स्टार्टिंग में ये पूरा ब्लूप्रिंट, और इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए हम अब आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम लेंगे मराठा क्षेत्र कौन सा है और इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, तो मराठा क्षेत्र। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, अगर अपन इस मैप को अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये 1485 का मैप है। ठीक है, और ये उस समय दक्कन सल्तनत के जो भी ये थे आपके गोलकुंडा वगैरह, इन सारे चीज़ों का मैप है। हिस्ट्री के बच्चों को पता है अच्छे से, और बाकी ज़्यादा वैसे जानना भी नहीं। ये दक्षिण भारत है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का एरिया है, ऊपर गुजरात है, थोड़ा ऊपर राजस्थान है। राजस्थान के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है, हम महाराणा प्रताप वगैरह सब पढ़ते हैं, है ना, कुंभा, उदय सिंह, सांगा वगैरह, और इनके बारे में ये पढ़ते हैं कि ये मेवाड़ के थे सारे के सारे शासक, और मेवाड़ के अंदर सिसोदियों की शाखा रही है, राणा शाखा रही है, और उससे पहले भी हमने पढ़ा है कई बार और अच्छे से पढ़ते भी है। तो सिसोदिया वंश यहाँ से संबंधित रहा है। सिसोदा गांव से थे तो सिसोदिया बोलते हैं, और इसके गुहिलोत क्षेत्र था पूरा ये, तो गुहिलोत वंश भी बोलते हैं। अब इसको ऐसे ही समझिए, गुहिल से शुरू हुआ था तो गुहिलोत भी कहते हैं। तो इनकी एक शाखा थी ये मराठी। ऐसा माना जाता है जो बखार है इनके, बखार वे साहित्य है जो एक यूँ कहिए कि इतिवृत्त है, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है मराठाओं की। तो मराठाओं की जो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री उसे बखार कहा जाता है। उनसे जो हमें जानकारी मिलती है उससे ये पता चलता है कि मराठा मूल रूप से सिसोदिया राजपूत परिवारों से संबंधित थे, क्षत्रिय थे ये, और राजस्थान के दक्षिण भागों मेवाड़ से आए थे ये। अब ये कब आए, कैसे आए, इसकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है जो यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि मराठों की जो उत्पत्ति है, मराठा जो जाति है, मराठा का मतलब होता है विजेता, महान विजेता। ठीक है, तो ये महान जो लोग हैं, ये मराठा जो है, ये बेसिकली क्षत्रिय थे, और राजस्थान के दक्षिणी भागों में उदयपुर के अंदर अर्थात मेवाड़ के सिसोदिया इस वंश से संबंधित थे। तो पहली बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये थे कौन। तो कई बार ऐसे नॉर्मल सवाल बन जाते हैं, तो आपको क्या है कि इसका ध्यान रखना है। ठीक है, मराठा
शब्द का अर्थ महान विजेता नहीं, सॉरी, महान संघर्ष होता है। संघर्ष होता है। ठीक है, तो मराठाओं का अर्थ क्या है? महान संघर्ष। ठीक है, ग्रेट स्ट्रगल तो आप कह सकते हो। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मराठा शब्द जो है ये किसी जाति सूचक नहीं है, ये गुण सूचक शब्द है जो किसी जाति का गुण बता रहा है, मराठा। ठीक है, और मराठाओं का ये इलाका जो था ये पूरा मराठवाड़ा कहलाया, तो जिसमें आजकल का महाराष्ट्र क्षेत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मराठा शब्द का अर्थ महान संघर्ष होता है। पहला पॉइंट आपको इसमें ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि मराठा मूल रूप से क्षत्रिय थे, राजपूत थे, जो मेवाड़ से संबंधित थे। ठीक है, गोहिलोत सिसोदिया वंश से संबंधित माने जाते हैं, क्योंकि शिवाजी के जो पिता थे शाहजी भोंसले, शाहजी बेसिकली सिसोदिया परिवार से संबंधित थे, तो पितृपक्ष से शिवाजी इन्हों से थे, इसीलिए हम कहते हैं कि मराठे मूल रूप से क्षत्रिय थे मेवाड़ के। तो देखिए, मराठे मूल रूप से मेवाड़ मतलब उदयपुर क्षेत्र पूरा, मेवाड़ के सिसोदिया शाखा के क्षत्रिय थे। ठीक है भाई। ठीक है, एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मूल रूप से ये क्षत्रिय रहे हैं। तो कई बार कई किताबें इसको ऐसा नहीं बताती है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है। और मैं जो भी बात आज करूँगा यहाँ पे सारी बातें प्रमाणिक होगी। ठीक है, मैं महाराष्ट्र के विभिन्न सारे अच्छे स्रोत जितने भी है, गवर्नमेंट स्रोत हो चाहे बखारों के स्रोत हो, उनके बेस पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आज जो भी तिथियाँ वगैरह आएगी ये सारी तिथियाँ प्रमाणिक है, इसमें आप कोई कांट छांट मत करना। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे लेक्चर के अंदर जब मराठा पूरा हो जाएगा हमारा शिवाजी, तब तक करीबन 27 डेट ऐसी है, 27 चीज़ें ऐसी है जो आपको अलग मिलेगी। अलग मतलब जैसे मार्केट में जितनी भी किताबें चल रही उनकी डेट और मेरी डेट में अंतर आने वाला है, तो आप है वो किताब की डेट काट देना और उसको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि मैंने जितने भी स्रोत जहाँ से भी डेट उठाई है, इवन शिवाजी का जन्म तिथि मान लो, शिवाजी की जन्म तिथि 19 फरवरी 1630 है और पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी की जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी को। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है 19 फरवरी बताते हैं, लेकिन हमारी सारी किताबों ने पुराने रिसर्च के बेस पे उसको 27 अप्रैल मान रखा है। मैंने वहाँ पे भी गलती सुधारी है। तो ऐसे कई सारी तिथियाँ आएगी, ऐसे कई सारे क्षेत्र आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने ठीक करके सारा कंटेंट आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इससे इतर कुछ मिलता है तो उससे प्रश्न करना कि ऐसा क्यों लिखा आपने। ठीक है, आप मेरे से श्योर्स मत मांगना। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से लेके बढ़िया अच्छी किताबों से देखता हूँ और कोई भी ऐसी कोई भी बात त्रुटिपूर्वक आपको नहीं बताऊँगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे मैं कह रहा हूँ 25-27 डेट इधर उधर होगी लास्ट तक जाते जाते, तब आप 25-27 के सभी की प्रूफ मांगने शुरू हो जाओगे तो मैं प्रूफ देने में रहूँगा, क्लास कब लूँगा? तो प्रूफ आप उनसे मांगो जिनकी गलती है। ठीक है ना, जहाँ कहीं टेस्ट दे रहे हो। अब एक किताब मैंने सुबह देखी, आज मैंने टॉपिक सुबह ही तैयार किया था, सुबह बैठा था फ्री तो मैंने कर लेता हूँ। मैंने बढ़िया तरीके से तैयार करने के बाद में वो किताब देखी, मेरे पास कल ही आई वो किताब। तो उस किताब के पहले पेज में मैंने 8 गलतियाँ निकाली, शिवाजी के इस मराठा स्वशासन वाले पेज में। पहले पेज में 8 गलतियाँ। मैं अभी आप बता रहा हूँ, आपके पास सभी के पास वो किताब है जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के बच्चे पढ़ते हैं हिस्ट्री के। ठीक है, और इवन सौरभ चौबे में भी मैंने कई सारी गलतियाँ उसमें देख ली, और उसमें बौद्धिक प्रकाशन वाली थी, उसमें मैंने 6-7 गलतियाँ हाथों हाथ फाइंड आउट कर ली थी। तो इन सारी गलतियों को आप ठीक कर लेना। और हम जो बता रहे हैं ये प्रमाणिक चीज़ों के साथ में बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से बताता हूँ। लेखक तो क्या लिख के ख़त्म हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, उनको कोई जवाबदेहिता नहीं होती। हमारी जवाबदेहिता होती है, हमें रिस्पॉन्स करने पड़ते हैं। इसलिए एक एक चीज़ मैं जो तो भी बताऊँगा बहुत प्रमाणिक बताऊँगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में मराठे मूल रूप से मेवाड़ के सिसोदिया शाखा के क्षत्रिय थे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है
तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि फिर वहाँ से जब ये आए हैं तो इन क्षेत्रों में आके बस गए, इस पूरे क्षेत्र में आके बस गए। ठीक है, ये क्षेत्र मराठवाड़ा क्षेत्र कहलाता है। ये मोटे मोटे तौर पे बीजापुर का अधिकांश इलाका कब्जा कर लिया था इन्होंने। तो आगे पूरी कहानी सुनेंगे हम कि किस तरह से किया, इस क्षेत्र में किया। और यहाँ जो पश्चिमी घाट है फैला हुआ पूरा, ये इस पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के यहाँ पे सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ये पूरा पश्चिमी घाट है विद्यार्थियों, और पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब शिवाजी के जितने भी किले देखोगे सारे पहाड़ी में, और पूरी लड़ाइयाँ पहाड़ियों की थी। और औरंगजेब तो पहाड़ी चूहा इसीलिए कहता था शिवाजी को कि पहाड़ों में रहे वो। ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ते थे, इनके लड़ने के तरीके अलग थे, पहाड़ों की जानकारियाँ थी, नंगे चले जाते थे, 20-20 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, नंगे पैरों चले जाते थे। तो ये पूरे पहाड़ी क्षेत्र का मामला है। अब जो हम पढ़ने वाले मराठवाड़ा पूरा पहाड़ी क्षेत्र का मामला है, और इधर समुद्र आ जाएगा, इधर पूरे पहाड़ थे। मैदानी भाग में कभी शिवाजी न लड़े, न उनका मैदानों से कोई ज़्यादा इतना ताल्लुक रहा। ठीक है, थोड़े बहुत घटनाएं भी है, लेकिन मोस्टली उनका जीवन जो है पहाड़ों में गुजरा। ठीक है, तो सह्याद्री के जो ये इलाके हैं इसे मावल क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मावल क्षेत्र बोलते हैं। तो इस मेवाड़ से ये सिसोदिया निकले और मावल क्षेत्र में आके बस गए। तो इनकी सेना में भी बहुत सारे मावली थे। मावली का मतलब मावल क्षेत्र के स्थानीय जो सैनिक थे उनको मावली कहा गया था। ठीक है, जो कि आपके सह्याद्री का जो बेल्ट था, ये सह्याद्री पूना, ये पूरा का पूरा बेल्ट था, ये पूरा मावल क्षेत्र कहलाता था। यहाँ देशमुख, देश पांडे, ये प्रशासन में हम पढ़ेंगे, वो सारे क्षेत्र आ जाते थे। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मेवाड़ से ये, या सिसोदिया लिख लेता हूँ, सिसोदिया, मेवाड़ से सिसोदिया, पश्चिमी घाट जिसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, सह्याद्री के पहाड़ियों पहाड़ी की जगह पहाड़ी क्षेत्र ठीक रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बस गए। इस क्षेत्र को मावल कहते हैं। मावल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि ये क्षेत्र मावल कहलाता है, पहाड़ी क्षेत्र मावल कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अभी तक इन्होंने अपने स्वराज का कोई विस्तार नहीं किया है। स्वराज मतलब राज्य का कोई विस्तार नहीं किया है। अभी बस ये किसी छोटे क्षेत्र पे आके रह रहे थे, और बाद में मावल क्षेत्र पूरा मराठवाड़ा कहलाया, क्योंकि जब महान संघर्ष लड़े इन्होंने तो धीरे धीरे ये मावल क्षेत्र के जो भी राजपूत थे ये मराठे कहलाए, और ये पूरा इलाका मराठवाड़ा बन गया। ठीक है, तो ये एक ऐसी मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इसमें कोई मैं बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, बहुत सामान्य चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो मराठों का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट रहेगा, महाराष्ट्र का इलाका, और साथ में मराठे आए कहाँ से, ये क्षेत्र हो गया। अब मैं इसी सामने बात करूँगा कि इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो देखेंगे, और फिर देखेंगे धीरे धीरे मराठे किस तरह से शत्रुओं से घिरते गए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। मैं इस मैप को साफ कर देता हूँ। ठीक है, इस क्षेत्र को मावल कहा जाता है। बाद में यह क्षेत्र मराठवाड़ा कहलाया, जो कि आजकल का लगभग महाराष्ट्र इलाका। ठीक है, तो महाराष्ट्र हो गया। तो ये इनका एक इतिहास था। अब जब ये लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी स्थापित कर रहे थे, फैल रहे थे, उसी समय इनकी टक्कर होती बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से। और ऊपर ये लगभग देखो, ये बातें जो है ये आपके 1500 के आसपास की है।
1500 के बाद में 1600 आया, 1600 के बाद में यूँ कहिए कि शाहजी के बाद शिवाजी जब आए तो शिवाजी आए तब तक ये काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में थे, और शाहजी बीजापुर के आदिल शाहों के ही आपके गवर्नर थे, क्योंकि शिवाजी के पिता जो नौकरी कर रहे थे वो बीजापुर के शासकों के अधीन नौकरी कर रहे थे, और शिवाजी के पिता और उनसे पहले भी लोग बीजापुर के अधीन ही नौकरियाँ करते थे। ठीक है, लेकिन जब शिवाजी शासक बने, हालांकि शासक नहीं कहेंगे क्योंकि शाहजी के बाद में शिवाजी के पास में जब दारोमदार आया 1646-7 के बाद से, उसके बाद में शिवाजी ने इस पूरे क्षेत्र को जीतना शुरू किया और मराठा स्वराज्य बनाना शुरू किया, मतलब मराठा राज्य का विकास शुरू किया, और शिवाजी ने ही इस पूरे क्षेत्र को मुसलमानों से मुक्त करवाया। क्यों? बीदर में भी मुसलमान थे, बरार में भी मुसलमान थे, गोलकुंडा में मुसलमान थे, बीजापुर में मुसलमान थे, और ऊपर मुगलों का शासन आ गया था तो मुगल भी मुसलमान थे। तो ये एक ऐसा क्षेत्र था जो चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ था, और शिवाजी जो है वो हिंदू पद पातशाही के अपने आदर्श ड्रीम को लेके चल रहे थे। इन सारे शत्रुओं से लड़कर इनको काम करना था, और शिवाजी 1680 की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे क्षेत्र पर इन्होंने अपना कब्जा जमा रखा था। हिंदू पद पातशाही की स्थापना कर रखी थी, और नीचे जो आपके पुर्तगाली वगैरह आ चुके थे, बीजापुर का तो काम ही खराब कर दिया था पूरा। बरार क्षेत्र संभाजी को मनसबदारी के रूप में दे दिया गया था, और ये इलाके मतलब ऑलमोस्ट सारे ले लिए थे। तो शिवाजी के सामने बड़ी चुनौती थी, इसलिए शिवाजी को हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मराठा स्वराज का निर्माण शिवाजी ने किया था। इससे पहले के जो शिवाजी के पूर्वज थे, ये सारे के सारे आदिल शाही वंश जो था बीजापुर का, इनके अधीन नौकरियां ही करते थे, और शिवाजी ने आदिल शाही शासक को टक्कर दी थी। मोहम्मद अली आदिल शाह हो, चाहे अली आदिल शाह हो, चाहे आपके सिकंदर आदिल शाह हो, इन तीनों को टक्कर देके इसने बीजापुर के पूरे लगभग सारे क्षेत्र को जीत लिया था। अफजल खान की हत्या हो, चाहे सिद्दी जोहर की हत्या हो, ये सारे के सारे, जोहर की हत्या नहीं की, सॉरी, सिद्दी जोहर को पराजित करना हो, ये सारा का सारा। तो आप ये समझिए कि 1646 से लेकर और 1660 तक, इन 15 साल तक ये बीजापुर से लड़े हैं शिवाजी। बीजापुर को कमज़ोर करने के बाद में फिर ऊपर उससे मुगलों से संघर्ष हुआ। मुगलों से भी संघर्ष आपके शाहजहां और औरंगजेब दोनों टाइम इनकी भिड़ंत होती है। ठीक है, शाहजहां के समय ज़्यादा नहीं हुई, औरंगजेब के समय बहुत ज़्यादा हुई। फिर शाइस्ता खान का संघर्ष, पुरंदर की संधि, सूरत की लूट, आगरा की कैद, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएगी। फिर 1670 में, फिर 70 से 74 के बीच में 4 साल में सारा काम वापस इसने किया, क्योंकि जब पुरंदर की संधि हुई तो शिवाजी ने सब कुछ खो दिया था। वो भी राजपूतों ने करी, मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करी। तो आगे देखिए क्या हुआ। तो ये इनका बसना हो गया, ये सारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इस मराठा क्षेत्र में इनकी जानकारी के स्रोत क्या है। ठीक है, जानकारी के स्रोत भी विद्यार्थियों में ध्यान रखने ज़रूरी है। अब आप ये मैसेज ना करना मेरे को, मैं आपके मैसेज से बहुत दुखी हूँ। मैसेज मत करना सर, आपने ज़्यादा पढ़ा दिया। अब मैं सीधा शिवाजी को कैसे शुरू करूँ कि इसका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ। उससे पहले कुछ तो बताओ ना, ताकि आपको कुछ तो पकड़ में आएगा। तो जैसे हिस्ट्री वाले बच्चे, उनको भी पूरी बातें पता नहीं होती, तो नॉन हिस्ट्री वालों को तो कैसे पता होगी। तो यहाँ ये हिस्ट्री हो चाहे नॉन हिस्ट्री हो, नो हिस्ट्री वालों की भी हालत ख़राब है बहुत। एमए कर लिए, फर्स्ट डिवीज़न गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, कुछ भी नहीं आता, ऐसी कंडीशन है कई बच्चों की। वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी बढ़िया पढ़ाई है, उसमें लिखना नहीं आता इन लोगों को। ऐसे कैसे लिखूँ? जब एमए कैसे किया आप लोगों ने, मुझे यही समझ में नहीं आता। कोटा से कर ली सारों ने, VMU से, ये हालत है। अब देखो इनकी जानकारी के स्रोत क्या है। अब मराठा अगर साम्राज्य की अपन बात करें तो जानकारी के सबसे अहम स्रोत है आपके बखार। हालांकि बखार को अभी भी ऐतिहासिकता प्राप्त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बखार जो है किंवदंतियों पर आधारित है, और इसके कारण आज भी बखार को इतना माना नहीं जाता। ये हमारी यूँ कहिए कि कमी रही है। ठीक है, ये इतिव्रत थे। इतिव्रत को आप ऐसे कह सकते हो कि तारीखवार इतिहास। ठीक है, बखारों से हमें जानकारी मिल जाती है। दूसरा,
जो भी मराठा के राज्य जब स्थापित हो गया, स्वराज्य स्थापित हो गया, तो सभाओं में कई सारी मंत्री बैठते थे। इन सारे सभासदों ने भी यहाँ पर कई प्रकार के साहित्य की रचना की। तो सभासदों के द्वारा आख्यायिकाएं लिखी गई। ठीक है, तो सभासदों द्वारा आख्यायिका लिखी गई। ये भी हमारे को मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आख्यायिका जो सभासद बैठते थे वो पूरे आख्यान लिखते थे। जो भी घटना होती थी उसको पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता था, ताकि कोई भी बात है वो बचे नहीं। तो आख्यायिकाएं लिखी जाती थी। इसके अलावा आपके शौर्य कविताओं के रूप में पांडवों की रचना होती थी। ठीक है, पांडवों की रचना होती थी। ये क्या थी? शौर्य कविताएं। ये रचनाएं की जाती थी। इसके अलावा कई सारे ऐसे सभासद भी थे जो बहुत ज़्यादा, मैं साइड में इसलिए हो रहा हूँ ताकि आप इसको साथ साथ में लिखते रहो। आज्ञा पत्र होते थे, मतलब जैसे शिवाजी के समय जितने भी सभासद थे, कोई मंत्री था, अमात्य होता था, उनको आज्ञाएं दी जाती थी, अटैक कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कर लगा लो। ये आज्ञा पत्र भी संकलित किए गए हैं सारे। तो रामचंद्र ने एक आज्ञा पत्र संकलित किया जिसमें भी हमें कई सारी जानकारी मिलती है। आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र कई सारे ने किया। एक रामचंद्र का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र का आज्ञा पत्र। ये आज्ञा पत्र भी हमें कई प्रकार की जानकारी है वो देता है। रामचंद्र पंत, ये एक लोकल हिस्ट्री है जो मतलब ये इस पूरे मराठा क्षेत्र की जानकारी, हमारी जो ये बातें हैं ये पूरी इनके ऊपर डिपेंड है, और आगे जो हम पढ़ने वाले वो भी इनके ऊपर डिपेंड है। और जदुनाथ सरकार हो, चाहे फारूकी हो, चाहे ग्रांड डफ हो, सॉरी अलेक्जेंडर डफ हो, ग्रांड डफ हो, चाहे विके हो, इन सभी ने मराठों पर लिखा है अंग्रेज़ों ने। चाहे विंसेंट स्मिथ हो, इन सारों ने लिखा है। और इन चाहे गोविंद रानाडे हो, गोविंद रानाडे, तो इन सारों ने जो बाद में लिखा वो सब इनकी बेस पे लिखा है। ये मूल स्रोत है। ठीक है, ये मूल स्रोत है जो तत्कालीन लोगों ने लिखा है। हालांकि बाद में जैसे बर्नियर ने लिखा है, मनुची ने लिखा है, तो बर्नियर मनुची जब ये लिखते हैं तो ये थोड़े बाद में लिखते हैं, और उस समय कुछ मौजूद भी थे। तो ये मेन प्राइमरी सोर्स ये है इनके, जिससे मराठा साम्राज्य के बारे में हमारे को जानकारी मिल जाती है। फिर क्या हुआ देखिए, अब ये बात हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्लाइड और देना चाहूँगा जिसमें आपको कुछ और जानकारी के अन्य स्रोत भी पता चलेंगे। ठीक है, अब देखो जानकारी के अन्य स्रोतों की अगर अपन बात करें तो बाद में क्या हुआ, अन्य स्रोत भी मिलते हैं। तो हम जब इतिहास पढ़ते हैं ना तो हमारे राष्ट्र लेखन की दो मेन धाराएं आती है। एक राष्ट्रवादी लेखन था, एक राष्ट्रवादी मतलब नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, जो हमेशा भारत के पक्ष में बात करते हैं, भारत के गौरवपूर्ण अतीत की बात करते हैं, शिवाजी को महान बताएंगे, और जो भी गतिविधियाँ क्रांतिकारी हुई थी उसको आंदोलन नहीं कहेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियाँ कहेंगे। और ये मतलब भारत के इतिहास को वो एक गौरव स्वरूप बताते हैं। और एक है साम्राज्यवादी इतिहासकार जो भारतीय इतिहास को निकृष्ट दिखाते हैं। वो हमारे अंदर हीनता की भावना भरना चाहते हैं और अपने आप को विजयी बताते हैं। तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों के जवाब में ही भारत में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आया था। तो जितने भी साम्राज्यवादी इतिहासकार हुए उन्होंने तो मराठाओं की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की है, और जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए उन्होंने मराठाओं की खूब सारी अच्छे से तारीफ़ें करी है। ठीक है, तो कुछ ये भी लिख लेते हैं हम। तो अब देखिए, जैसे मैं अगर साम्राज्यवादी इतिहासकारों की कुछ बात करूं, ठीक है, तो देखिए अब अगर अपन साम्राज्यवादी इतिहासकारों में देखें ये वो इतिहासकार है जिन्होंने इंग्लैंड की हिस्ट्री को बढ़िया बताया है और भारतीय इतिहास को हमेशा कमतर दिखाने का प्रयास किया है।
ठीक है। अब साम्राज्यवादी इतिहासकारों में मैं अगर कुछ नाम लूँ यहाँ पे, तो एक सबसे अहम नाम जो आता है सबसे स्टार्टिंग में, वो आता है ग्रांट डफ। ओके, ग्रांट डफ। हिस्ट्री ऑफ मराठा लिखा इसने। मराठाओं का इतिहास लिखा। अब ग्रांट डफ ने इतिहास कोई ये प्राथमिक स्रोत नहीं है, ये उसने उसको देख के लिखा अपने हिसाब से। कोई इतिहासकार क्या करता है, अपने हिसाब से तथ्य लाता है और फिर अपने हिसाब से व्याख्या करता है। मैं अगर शिवाजी का विरोधी हूँ तो मैं शिवाजी के जो भी कमजोरियाँ थी वो ला के उसका इतिहास लिख डालूंगा। मैं शिवाजी को गंदा दिखाने का प्रयास करूँगा। अगर मैं शिवाजी का फ़ैन हूँ या शिवाजी का प्रशंसक हूँ या शिवाजी का सम्मान करता हूँ, तो मैं शिवाजी के वो पॉइंट लेके आऊँगा, वो तथ्य लेके आऊँगा जो मतलब मुझे लगता है कि शिवाजी को एकदम वेलोर बताएंगे, शिवाजी को एक महान व्यक्तित्व सिद्ध करेंगे, तो मैं उसको लिखूंगा और जो नेगेटिव पॉइंट थे उनको है वो उनको छोड़ दूंगा। तो इन्होंने यही कार्य किया था। इन्होंने जो नेगेटिव पॉइंट्स थे छोटे मोटे उन सभी को लिया। तो अब देखो इसने ग्रांट डफ ने क्या लिखा है। ग्रांट डफ ने इस किताब के अंदर क्या लिखा कि मराठाओं का उद्भव आकस्मिक दुर्घटना है। मराठा उद्भव अग्निकांड की तरह हुआ, मतलब इनका कोई पीछे इतिहास नहीं था, ये अपने आप ही ऐसे हो गए। ऐसा जबकि ऐसा नहीं था। अगर अपन बखार देखें तो सिसोदिया वंश से निकले थे, अचानक नहीं था ये, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मराठा। इसके अलावा एक नाम आता है आपके विक्के का। विक्के क्या कहता है, आंद्रे विक जिसका नाम है, विक आंद्रे, ठीक है। विक आंद्रे क्या लिखता है, ये लिखता है कि मराठा जो है मराठा एक षड्यंत्र थे, जो मतलब यूं कहिए कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने स्पेशली षड्यंत्र के चलते जो है वो मराठाओं को एक प्रकार से आगे किया था, ठीक है। तो इन्होंने मराठाओं को षड्यंत्र का पूरे मराठा इतिहास को दरकिनार कर दिया। इसके साथ साथ आपके विंसेंट स्मिथ आता है। वी स्मिथ, तो इसने भी हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था और इसके अंदर इसने जो किताबें लिखी उसमें से 1/3 किताब सिकंदर की विजय के ऊपर लिखी इसने। और भारतीयों को जितनी गालियाँ निकाल सकता था, जितना वो नीचा दिखा सकता था, विंसेंट स्मिथ ने दिखाया। उसने कोई कसर है वो विंसेंट स्मिथ ने नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक कि जब अफजल खान का वध किया था शिवाजी ने, तब इसी विंसेंट ने शिवाजी को हत्यारा कहा था। विंसेंट ने कहा था, साथ में डफ भी साथ में था, ठीक है। तो शिवाजी ने जब अफजल खान की हत्या की तो इसने शिवाजी को हत्यारा कहा था। शिवाजी को क्या कहा, हत्यारा कहा था। ये सिर्फ इनका सिर्फ उद्देश्य इतना था कि ये लोग भारत को कैसे भी करके नीचा दिखाए, ठीक है। ये डफ ने भी कहा था और डफ ने भी कहा था, ठीक है। एक आते हैं फारूकी। फारूकी सिर्फ औरंगजेब की प्रशंसा करने के उद्देश्य से इसने शिवाजी को खूब सारा आलोचनाएं की है, ठीक है। फारूकी ने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जिसमें शिवाजी को उसने सबसे निम्नतम निकृष्ट श्रेणी का दिखाया, सिर्फ इसलिए कि वो औरंगजेब की प्रशंसा कर सके। तो ये धार्मिक इतिहास प्रभाव था इसके ऊपर साम्राज्यवादी नहीं था। ये बस अपने धर्म के व्यक्ति को बचाने के कारण ऐसा लिख रहा था। और बाकी के जो तीनों थे, ये विक आंद्रे स्मिथ, ग्रांट डफ, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये 3 ऐसे थे जिनके ऊपर ब्रिटेन का प्रभाव था, जो भारतीयों को नीचा दिखाना चाहते थे। और ये एक हिंदू मुस्लिम वाली बात हो गई थी। हमारे आरसी मजूमदार कहते हैं ना कि एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, अंग्रेज कभी इतिहास नहीं लिख सकता। क्यों? अगर हिंदू लिखने बैठेगा तो मुसलमान के खिलाफ लिखेगा, मुसलमान लिखने बैठेगा तो हिंदू के खिलाफ लिखेगा, अंग्रेज लिखेगा तो दोनों के खिलाफ लिखेगा। इतिहास उसको लिखना चाहिए जो इतिहासकार है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसको हमेशा तटस्थ होकर लिखना चाहिए। अब इनके जवाब में ऐसा नहीं है कि इनका जवाब नहीं मिला, बाकायदा इनको जवाब मिला। इनको जवाब मिला राष्ट्रवादी इतिहासकारों से। आप देखना कि जब भी कोई परीक्षा में स्टेटमेंट आए और अगर शिवाजी की आलोचना की हुई हो तो ये लोग मिलेंगे आपको, उत्तर यही है। और अगर प्रशंसा की हुई आए तो उत्तर यहाँ मिलेगा। अभी जरुनाथ सरकार, कई जगह यदुनाथ भी लिखा है, यदुनाथ सरकार, इन्होंने मराठा साम्राज्य को महान बताया था। इन्होंने खूब शिवाजी को, और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, फारूकी को सबसे ज़्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है। फारूकी के हर कोर्ट को तोड़ा है किसी ने, तो जदुनाथ सरकार ने तोड़ा। इसके अलावा रानाडे, गोविंद रानाडे,
इन्होंने भी इंसाइक्लोपीडिया लिखा पूरा का पूरा। ठीक है, ये दो मेन नाम मैं बता रहा हूँ जो मतलब काफ़ी चर्चित नाम थे। बाकी नाम तो खूब आएंगे, आप अगर ढूंढोगे तो इतिहास के अंदर आपके इन नामों की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये कुछ मेन नाम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो हमें जानकारी देती है। तो मराठा क्षेत्र हो गया, मराठा कहाँ से आई, इनकी जानकारी के सोर्स क्या क्या है, ये सारी बातें करने के बाद में अब हम ये पहुँचे हैं कि मराठा साम्राज्य जो था, जो राज्य था, ये किस तरह से विकसित हुआ। ठीक है, तो अभी अपन परिचय में चल रहे हैं। देखो अभी हम परिचय में चल रहे हैं। ठीक है, ये क्षेत्र हो गया है और ये जानकारी के स्रोत हो गए। अब ये भौगोलिक सीमाएं लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं स्वराज निर्माण। स्वराज निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और ये इसकी मराठा परिचय में चौथा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा स्वराज निर्माण पर बात कर लेता हूँ। अब आप लिख लो, मैं इसको अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। मराठा स्वराज का विकास व निर्माण। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना, इसमें हम तीन पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये आएगा कि आरंभ में शिवाजी से पहले शाहजी भोंसले तक ये लोग जो है आपके आदिल शाही शासकों के, जो बीजापुर के शासक थे, ये इनसे एक प्रकार से इनके शासनाधीन थे। शिवाजी के बाद इन्होंने आदिल शाही शासकों की अधीनता या यूं कहीं उनकी नौकरियों को अस्वीकार किया और अपने राज्य का प्रसार करना शुरू किया। और जब अपने राज्य का प्रसार शुरू किया तो इनको मुख्य रूप से दो चुनौतियां मिली। छोटी मोटी तो 4-5 चुनौतियां थी, मुख्य रूप से दो चुनौतियां मिली और उन चुनौतियों से ये लोग लड़े। वो चुनौतियां कौन सी थी, ये समझने के बाद हम सीधे शिवाजी के जीवन परिचय पे आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अभी कि शिवाजी के पूर्व के मराठा बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन सेवाएं दे रही थी। मगर शिवाजी ने इनके विरुद्ध अभियान किए तथा इनके क्षेत्र अपने कब्जे में कर या अपने नियंत्रण में कर, अपने अधीन कर मराठा स्वराज का निर्माण, का गठन व विस्तार किया। इस कारण शिवाजी को मराठा स्वराज
स्वराज का मतलब खुद का शासन स्थापित करना, ठीक है। स्वराज का मतलब था कि हम हमारे से शासित होंगे, किसी के अधीन नहीं रहेंगे, जो मराठा स्वराज का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे कहते हैं? शिवाजी को कहते हैं। और इन्होंने ही मराठा स्वराज्य का गठन किया था, और इन्होंने इनके आदिलशाहियों के अधीन नहीं रहे, बल्कि इनका प्रतिरोध किया, इनके विरुद्ध इन्होंने अभियान किए, और अभियान करके उनके क्षेत्रों को ही अपने कब्जे में करके मराठा स्वराज बनाया, मराठा राज्य स्थापित किया, और अपने ही शासन से संचालित हुए, न कि किसी और के शासन से। क्योंकि ये सब जब कार्य होते हैं तो डेफिनेटली कई सारे शत्रु तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी राज्य की, जो स्थापित राज्य है, उसकी भूमि को अगर अपने कब्जे में करते हो तो डेफिनेटली आपको युद्ध भी करने पड़ते हैं, आपको उनसे लड़ना पड़ता है, कई सारे शत्रु तैयार होंगे, कई गठबंधन झेलने पड़ते हैं। तो ये शिवाजी के साथ भी हुआ, और शिवाजी के कई सारे शत्रु तैयार हुए, ठीक है। अब ये शत्रु कौन से थे वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं शिवाजी के बारे में वापस आऊँगा, ठीक है। हाँ, इस पूरी शासन अवधि में शिवाजी के निम्न शत्रु रहे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना तो बात समझ में आ जाएगी आपके। ये जैसे भारत का मैप है, ठीक है, ये हमारा पूरा मराठवाड़ा, मैं मराठवाड़ा को म ही लिख रहा हूँ, ठीक है, और शिवाजी का एरिया, ठीक है, और ऊपर जो है ये मुगल आगरा में, और नीचे शक्तिशाली था बीजापुर, ठीक है। तो अब आप इस मैप को देखना, वापस मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब पड़ेगी। तो देखिए, ये नीचे बीजापुर बहुत शक्तिशाली था, आदिलशाही शासकों का शासन था, और इसके शिवाजी के काल में इनका सामना मुख्य रूप से 2 शासकों से हुआ था, और रहे तो 3 शासक थे, वो भी मैं बताऊंगा। तो ऊपर से मुगलों का खतरा, नीचे से बीजापुर का खतरा, और एक बार बीच में गोलकुंडा का खतरा। हालांकि ये इधर नीचे जिंजियों का खतरा था, हालांकि जिंजी भी आपके इसके अधीन ही थे, बीजापुर के, ये भी मैं बता दूंगा। और फिर पुर्तगालियों से वगैरह से छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन मेन जो शत्रु थे वो थे आपके बीजापुर और मुगल और गोलकुंडा, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे गोलकुंडा, ठीक है, तो ये सारा का सारा आपके शत्रु थे। अब अगर मैं मुगलों की बात करूं तो यहाँ पर आपके सबसे पहले शाहजहां, और फिर नंबर आया औरंगजेब का। तो शिवाजी के काल में 2 मुगल शासक रहे, शाहजहां रहे आपके 1657 तक। तो शाहजहां के समय कोई कुछ नहीं हुआ, मेन संघर्ष हुआ है शिवाजी का औरंगजेब के साथ में, ठीक है। शाहजहां के समय सिर्फ एक ही भिड़ंत हुई थी, वो भी अहमदनगर और जुनेर पर हुई थी, कोई बहुत बड़ी भिड़ंत नहीं थी, और वो भी औरंगजेब से ही थी, ठीक है। जब बीजापुर के शासक की मृत्यु हो गई और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो औरंगजेब उस समय दक्षिण का गवर्नर था, और वो बीजापुर की तरफ जब आगे बढ़ा तो अहमदनगर खाली हो गया, और अहमदनगर पर अटैक कर दिया शिवाजी ने। तो इनकी पहली भिड़ंत इसके काल में भी थी, ठीक है ना। शिवाजी की पहली भिड़ंत कब हुई है? 1657 में, औरंगजेब के काल में नहीं, बल्कि शाहजहां के काल में, और फिर समग्र संघर्ष इसके काल में रहा, ठीक है। क्योंकि 1556 में शाहजहां चला जाएगा, 1656 में,
57 में और शासन चला जाएगा। 1657 से लेकर आगे 1707 तक औरंगजेब रहेगा और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब के समकालिक 2 मुगल शासक हुए, पहले शाहजहां और दूसरे औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय पूरे संघर्ष चले हैं। शाहजहां के समय खाली एक हल्की सी मुठभेड़ हुई थी, उसमें हुआ कुछ नहीं था, मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं बीजापुर की। ठीक है, बीजापुर में क्या कंडीशन थी? बीजापुर में आदिल शाही सुल्तान थे, आदिल शाही सुल्तान। ठीक है, और जब मैं शिवाजी का नाम ले रहा हूं तो इनका कार्यकाल 1600, कार्यकाल तो क्या कहें, जन्म शुरू करो 1630 से 1680। अब इस 50 सालों के दौरान आदिल शाही सुल्तानों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहला नाम आएगा मोहम्मद आदिल शाह का। किसका? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, ये मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाही वंश है इनका, सभी के पीछे आदिल शाह लगेगा। इसके बाद में अली आदिल शाह, उसके बाद में सिकंदर आदिल शाह, तो लगेगा सभी के पीछे आदिल शाह। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो कार्यकाल रहा 1627 से 1656, तो ध्यान रखना आपको इस चीज़ का कि 1627 से 56, तो मतलब शिवाजी का आरंभिक संघर्ष जो था बीजापुर के साथ, वो मुख्य रूप से इसी शासक के साथ में रहा। 1656 के बाद का जो संघर्ष है वो हुआ अली आदिल शाह के साथ। अली आदिल शाह द्वितीय, इससे पहले एक और हुआ था। ठीक है, ये 1656 और ये बना आपके 1656 में बना और 1672 तक रहा, 56 से 72 तक रहा। और फिर तीसरा आया सिकंदर आदिल शाह, आदिल शाह। ठीक है, ये 1672 से लेकर फिर आगे लंबा जाएगा, मतलब शिवाजी का शासनकाल के बाद ही जाएगा, लगभग 86 के आसपास। और शिवाजी का जो है वो रहा आपके 80 तक, 86। तो 3 बीजापुर के सुल्तानों का इसके समक्ष, या यूं कहिए कि या एक दूसरे के समकालीन रहे। ये कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजापुरी आदिल शाह शासक जो है शिवाजी के काल में था कि नहीं था। अब मैं आगे क्या करूंगा, जब भी आगे मैं बीजापुर के साथ संघर्ष पढ़ाऊंगा तो मैं हर जगह आदिल शाही वंश ही लिखूंगा। ठीक है, ये शासक आप खुद देख लेना, बार बार ये मैं बड़े बड़े नाम नहीं लिखूंगा। आप ऐसे सीधा है मोहम्मद अली सिकंदर, बस ऐसे याद रखना, मोहम्मद अली सिकंदर। ठीक है, मोहम्मद अली सिकंदर से आपको याद हो जाएगा कि सारी बात क्या है, कहाँ है। अब ये तो चीज़ होगी यहाँ पे। अब आपके एक था गोलकुंडा। ठीक है, तो गोलकुंडा से भी एक बार एक संघर्ष हुआ है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, गोलकुंडा में भी सुल्तानों का शासन था। यहाँ आदिल शाही नहीं थे, बल्कि यहाँ पे जो थे वो थे, नाम नहीं आ रहा अभी याद, चलो आगे याद आएगा तो बताऊंगा। तो यहाँ भी गोलकुंडा के अंदर जो सुल्तान था, क्या नाम उसका, जो भी है, उससे एक बार संघर्ष जरूर हुआ, ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ। एक बार नाम याद नहीं आता फिर ऐसे मन में खटकता रहता है। तो अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, वापस मैं एक बार आपको थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ। तो मराठा साम्राज्य का जो विकास किया शिवाजी ने, उस विकास पूरे में शिवाजी को मेन संघर्ष किससे करना पड़ा, मुगलों से, आदिल शाही से और मुगलों से। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि सबसे ज़्यादा शिवाजी ने जो राज्य हड़पा, जो राज्य अपने अधिकार में लिया, वो किसका था, वो बीजापुर के शासकों का था। तो इसके साथ में जो लड़ाई लड़ी है, ये लड़ाई लड़ी है आपके 1646 से लेकर 1660 के बीच में। ठीक है, ये पहले चरण में इनके साथ जो लड़ाई हुई है, ये मुख्य रूप से 1660 से लेकर और 1600 फिर आगे स्टार्टिंग से होती रही। हाँ ठीक है, 74 तक सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, 74 तक, इसके बाद ज़्यादा नहीं हुई, छोटी मोटी कोई झड़पें हुई तो हुई बस। और फिर थोड़ा गोलकुंडा के साथ में रहेगा। ठीक है, गोलकुंडा याद नहीं आ रहा तो मैं बाद में देखता हूँ। तो ये था आपके मराठा स्वराज्य का विकास और निर्माण, और ये सारी बातें थी कि शिवाजी अब आगे किन किन से लड़ने वाला है। ठीक है।
तो अब हम कहाँ पहुँचे, ये बात भी हो गई। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ शिवाजी के जीवन परिचय के ऊपर, जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मैं आरंभिक विजयों पर आऊँगा। इतिहास के बहुत कम कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी पूजा करने की मन होता है, उसमें से एक ये है। आगे आप देखना संघर्ष, इनका संघर्ष देखना आप, कितनी बहादुरी के साथ इन्होंने काम किया है। तो अब सबसे पहला इनका हम लेते हैं जीवन परिचय के बारे में। अभी तो टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ और 1 घंटा निकल गया। समय जाता पता ही नहीं चलता। अच्छा कंटेंट देते हैं ना, माथा पड़ी बहुत होती है। अब सबसे पहली बात ये कि इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ पे 2 तिथियाँ इंपॉर्टेंट है। एक है 19 फरवरी 1630, ठीक है, 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ और 1630 को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ। ये प्रमाणिक तिथि है। अब आप मेरे को पूछ सकते हो सर प्रमाणिक क्यों माने हम, तो मत मानो, आपकी इच्छा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार हर साल महाराष्ट्र के अंदर 19 फरवरी को शिवाजी की जयंती मनाती है। इससे बड़ा प्रूफ कुछ हो नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, बखार साहित्य में भी 19 फरवरी लिखा हुआ है। तीसरी बात, महाराष्ट्र के जो मैन रानाडे ने जो इंसाइक्लोपीडिया लिखा है मराठों का, उसमें भी उन्होंने 19 फरवरी लिखा है। तो मैन साहित्य पूरा यही बताता है, गाइड साहित्य जितना भी है ये सारा आपके 27 अप्रैल को बताता है, ठीक है। प्रमाणिक तिथि है और ये शिवाजी जयंती इसी दिन मनाई जाती है। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि आप मेहरबानी करके ये 19 फरवरी याद रखना, ठीक है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। ये है प्रमाणिक तिथि 19 फरवरी 1930, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो डेट आती है वो आती है 20 अप्रैल 20 अप्रैल 1627। यह डेट गलत डेट है और ठीक है, इसको याद नहीं करना है। किताबों में जब भी ये कहीं मिले तो काट देना उसको, और जैसा मैंने काटा ना वैसे ही काटना, तो दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर आप क्या मैसेज करोगे मेरे को कि सर अभी उसमें ये लिखा है, फलानी किताब में ये लिखा है, ढिमगाना किताब में ये लिखा है। और सब किताबें मैंने देख ली और लिखने वालों को भी मैं बहुत अच्छे से सबको जानता हूँ। तो आप जो है मुझे ऐसे बताना मत कि किस में क्या लिखा है, आप याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना तो बहुत प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ। अब दूसरी बात आपको क्या याद रखनी, जन्म का साल हो गया। जन्म साल हुआ है तो स्थान भी याद रखना पड़ेगा। स्थान है शिवनेरी किला। किला ही था, शिव के जन्म के कारण इसका नाम बाद में शिवनेरी किला कर दिया गया। और यह किला आपके पूना के निकट है, पूना के निकट है। और अगर और भी आजकल का नाम लूँ तो जुन्नार नगर के पास में, ठीक है। शिवनेरी किले में जन्म हुआ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, शिवनेरी किले में जन्म हुआ। मैप बताऊं मैं आपको, ये है शिवनेरी किला, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। शिवनेरी किले में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। ऊपर गुजरात आ जाता है और फिर नीचे ये जंजीरा, रायगढ़ वगैरह हम सब पढ़ने वाले हैं। तो बस किलों को देखते रहना थोड़े थोड़े, ठीक है। तो शिवनेरी किले में इनका जन्म हुआ, ये दूसरी बात है जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम माता पिता की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, पिताजी शाहजी भोंसले, जो कि सिसोदिया वंश से संबंधित थे। तथा आदिल शाही शासकों
आदिल शाही, एक बार लिख रहा हूँ फिर बार बार नहीं लिखूंगा अब, है ना, बीजापुर के अधीन सेवारत थे। ठीक है, सेवारत थे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था, और इन्होंने जो है वो आपकी जो सेवा दी थी, ये सेवा आपके शाहजी भोसले के अधीन, आदिल शाह बीजापुर के अधीन दी थी, तो शाहजी भोसले हो गए। अब अगर अपन माता का नाम लें इनके, तो माता जी का नाम था जीजाबाई। माता जी का नाम क्या था? जीजाबाई। जीजाबाई, ठीक है। और जीजाबाई बेसिकली यादव वंश से संबंधित थी। ठीक है, जो देवगिरी के यादव थे, उन देवगिरी के यादवों से संबंधित थी। देवगिरी के यादव वंश से संबंधित। ठीक है, संबंधित। तो पिता, माता, जन्म स्थान और जन्म वर्ष, 4 बातें आ गई। जीवन परिचय में 4 बातें याद रखनी ज़रूरी है। तो ये सारी बात हो गई। अब देखो क्या हुआ। अब ये 1630 में इनका जन्म हुआ, और फिर देखो हुआ क्या हुआ। ये कि अब जब इन्होंने आदिल शाही शासकों के अधीन नौकरी करी शाहजी ने, तो बाद में जब शाहजी को बेंगलोर ट्रांसफ़र किया गया, इन्होंने 1636 में शायद ज्वाइन की थी उस पद पर। तो 1636 में जब उन्होंने बेंगलोर में इनको बुलाया गया, ज्वाइन करी गई, तो उसके बाद शाहजी उधर चले गए। और शाहजी को उस समय, उससे पहले पूना का क्षेत्र पूरा दिया हुआ था। पूना सूपा की जो जागीर थी वो शाहजी के पास में थी। हालांकि वो थी बीजापुर की, बस शाहजी को उस पूरे क्षेत्र का मैनेजमेंट संभाल रखा था। तो शाहजी है वो, शाहजी भोसले वहाँ से बेंगलोर चले जाते हैं, और पीछे जीजाबाई और शिवाजी को छोड़ देते हैं पूना के अंदर, और उनके संरक्षक के रूप में वहाँ पे दादोजी कोंडदेव को नियुक्त करते हैं। दादोजी कोंडदेव एक योग्य सैनिक थे, और इनकी नियुक्ति कोंडदेव इसलिए कहते, कोंडना दुर्ग पर इनकी काफ़ी लंबे समय तक नियुक्ति शाहजी ने कर रखी थी, इसलिए उसको कोंडदेव कहते थे। तो कोंडदेव को वहाँ पे रखा इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पहले के समय ऐसे असुरक्षा का खतरा बहुत रहता था। तो उसके बाद में वो वहाँ चले गए, और उन्होंने वहाँ पे वो बढ़िया तरीके से इनको शिक्षा, दीक्षा, शस्त्र, अस्त्र सब सिखा दिए थे। और 1647 में दादोजी कोंडदेव का देहांत हो गया, और उसके बाद में फिर शिवाजी जो है वो आपके बीजापुर के खिलाफ अभियान शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा इनका जीवन परिचय हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा इनका आरंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। जीवन परिचय में आता है आरंभिक जीवन, कोई नई बात नहीं है इसमें। चौथा पॉइंट हम ऐसे ले सकते हैं, 3 पिताजी तीसरे नंबर पे आ गए, चौथे नंबर पे माताजी आ गए, 5वें नंबर पे हम लिख लेते हैं आरंभिक जीवन के बारे में। ठीक है, आरंभिक जीवन। आरंभिक जीवन में आपको क्या लिखना है, जब शाहजी का पदस्थापन बेंगलोर हुआ तब शाहजी ने ये कब हुआ, 1636 में हुआ। तो शाहजी ने जीजाबाई, शिवाजी तथा इनके संरक्षक के रूप में
के रूप में दादोजी कोंडदेव, ठीक है। कोंडदेव क्यों कहते थे? कोंडदेव कहने के पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि कोंडना दुर्ग के संरक्षक रहे थे। ये दुर्ग का प्रबंधन, यूँ कहिए कि प्रशासन देखा था इन्होंने लंबे समय तक, और शाहजी ने नियुक्त किया था इनको। दादोजी कोंडदेव को अपनी पूना सूपा की जागीर भेज दिया। देखिए पहले क्या होता था कि जब किसी को अधिकारी बनाया जाता था, बड़े पद पे गवर्नर वगैरह, तो उनको वेतन के तौर पे जागीर देते थे। उस जागीर के क्षेत्र में जो भी टैक्स मिलेगा वो उसका एक टाइप से रिम्यूनरेशन होता था, एक प्रकार से वेतन होता था। तो शाहजी को जब बेंगलोर पदस्थापित किया और शाहजी ने जब वहाँ पे सेवाएं दी, बीजापुर के आदिल शाही कहते हैं, तो उन्होंने पूना का क्षेत्र इनको सौंप रखा था कि इनकी जो भी आपको टैक्स मिलेगा वो आपका होगा। तो जागीर होती थी इनकी। तो ये जागीर पूना सोपा की शाहजी के पास में थी, तो इस जागीर भेज दिया और कहा कि आप इनकी है वो सेवा करो, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, काफ़ी इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं, हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। पूना सोपा की जागीर भेज दिया। यहाँ पर दादोजी का मतलब ग्रैंडफादर नहीं थे, नाम ही दादोजी है उनका, ठीक है ना। कई बार जब हम कॉलेज में थे, या मेरे हिसाब से 11वीं 12वीं में थे, उस समय दादाजी कोंडदेव, मतलब हमें ये लगता था कि शिवाजी के दादाजी होंगे जो उनके साथ में थे, इन्होंने सिखाया होगा, ऐसा कुछ था नहीं। वैसे दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में शिवाजी की शिक्षा, शस्त्र ज्ञान पूर्ण हुआ। सोलह सौ 47 में दादोजी के देहांत होने पर पूना क्षेत्र के सारे अधिकार शिवाजी ने अपने पास ले लिए। शिवाजी ने अपने पास ले लिए। ये भी कहा जाता है कि शाहजी ने तुक्काबाई मोहिते नामक एक कन्या औरत से विवाह कर लिया था। उसके बाद जीजाबाई के प्रति उनको इतना प्रेम भी नहीं रहा, तो फिर कहते थे कि वो आते भी नहीं थे यहाँ पे पूना, इतना वो इनको यहीं छोड़ रखा था, ठीक है। ये बात भी लिख सकते हो कि शाहजी द्वारा तुक्काबाई मोहिते से विवाह करने के बाद पूना आना जाना कम था। ठीक है, ये एक आरंभिक जीवन के बारे में बात कर रहे थे। तो जब ये पूना सूपा में रहे हैं वहाँ पे देखो आप, दो लोगों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। एक तो उनकी माता जी जीजाबाई का बहुत ज़्यादा प्रभाव था शिवाजी के ऊपर, और दूसरा कोंडदेव का प्रभाव था। तीसरे आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास का प्रभाव था। तो वो भी उस समय इसी क्षेत्र में थे और उनका संपर्क हो गया। ठीक है, इस बात को आप नोट करके नीचे डाल देना, पैरा छोड़ के डाल देना।
मैं इसको यहाँ नोट करके डाल रहा हूँ। शिवाजी के जीवन पर 3 लोगों का मेन प्रभाव था। क्योंकि बचपन में शिवाजी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे और बहुत चंचल भी थे, बड़े पराक्रमी थे। तो दादा कौंडदेव ने उनको शपथ दिला रखी थी कि कोई भी युद्ध वगैरह नहीं करेगा। तो उन्होंने शपथ ले रखी थी कि ठीक है नहीं करूँगा। लेकिन दादा कौंडदेव की जब मृत्यु हो गई, वो जब शैया पे आ गए थे, तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं था। और उनकी मृत्यु से 1 साल पहले 1646 में इन्होंने एक अभियान किया, तोरण दुर्ग का। मैं समझाऊंगा आगे। प्रभाव किस किस का था? सबसे पहला प्रभाव था जीजाबाई का, माता जी का। तीसरा था दोदो जी का। ठीक है, दूसरा। और तीसरा था समर्थ गुरु रामदास का। गुरु रामदास। इन 3 लोगों का काफ़ी प्रभाव था शिवाजी के ऊपर। और इन तीनों लोगों से ही, क्योंकि शिक्षा दीक्षा यहाँ से सीखी, संस्कार यहाँ से सीखे, आध्यात्मिकता यहाँ से सीखी थी, तो वो हिंदूवादी प्रवृत्तियाँ जो थी वो गुरु रामदास से ही आई थी इनके दिमाग में। तो ये सारी बातें हो गई। अब आरंभिक जीवन हो गया और अब लास्ट में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके विवाह देख लेते हैं। हालांकि विवाह 7-8 हुए थे, लेकिन 2-3 विवाह बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो देख लेते हैं। और उसके बाद में फिर हम इनके आरंभिक विजयों पर आएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको उतार लो। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो आज जो हमने पढ़ी है, ये एक प्रकार से हमने पृष्ठभूमि तैयार की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ ठीक है ना, कि पृष्ठभूमि तैयार होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक पृष्ठभूमि तैयार नहीं होगी तब तक हम चीज़ें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आरंभिक जीवन, फिर हम 6ठे नंबर पे लेंगे वैवाहिक जीवन। ठीक है, शिवाजी ने कई विवाह किए। इनमें से जो मेन है मैं वही आपको बताता हूँ। सबसे पहला विवाह किया साईबाई निंबालकर से, और साईबाई निंबालकर ये पहला विवाह था। वो छोटी उम्र में कर दिया था, 16 मई 1640 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। कुछ किताबों ने 41 लिखा, 42 लिखा, वैसे पूछता कोई नहीं है, फिर भी जो गलत है वो गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये था। दूसरा जो था वो था आपकी पुतली बाई। पुतनी भी आता कई जगह लिखा हुआ, और ये वो पत्नी थी शिवाजी की, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद इसने सती हुई थी ये। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हुई की मृत्यु के बाद सती हुई। बाद सती हुई थी, बड़ा ही ठीक लग रहा था। ठीक है, और तीसरा जो नाम आता है वो इनकी राजमहिषी थी, जो प्रथम जब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय सोयराबाई जो है वो आपकी राजमहिषी बनी। सोयराबाई ये राजमहिषी थी, प्रधान रानी थी, यज्ञ में साथ बैठती थी। क्योंकि जब इनका राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक में जब हिरण्यगर्भ यज्ञ किया जाता था तो उस समय यज्ञ में हमेशा राजमहिषी साथ बैठती है के समय, तो उस समय इसको साथ बैठाया गया था। तो ये राजमहिषी थी। मैं बहुत सारी विवाहों में से 3 ही क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि 3 ही महत्वपूर्ण है। एक राजमहिषी थी, और पुतलीबाई सतीवी, और साईबाई निंबालकर पहली थी। बाकी बीच की कोई इतना कोई नाम था नहीं कि वो उसको याद रखें। ठीक है, तो ये बातें इनके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो गई।
अब हम इनका जीवन परिचय देख चुके हैं बढ़िया तरीके से। तो देखिए मैं एक बार फिर वापस सारी चीज़ें थोड़ी रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो ये पढ़ना था हमें। फिर हमने शुरू में क्या किया है, मराठा कैसे बना क्षेत्र और जानकारी के आरंभिक स्रोत और बाद के स्रोत। फिर हमने देखा मराठाओं का विकास कैसे हुआ और शिवाजी के कौन कौन से शत्रु थे, किन से क्षेत्र छीन कर इन्होंने मराठा स्वराज की स्थापना की। फिर इनके जीवन परिचय पे जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, माता पिता का नाम क्या था, और उसके बाद में हमने इनके आरंभिक जीवन कैसे बीता और किन लोगों का प्रभाव रहा और विवाह किससे हुआ, ये सारी बातें कर ली। ठीक है, अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम इनकी सारी विजयों पर बात करेंगे कि इन्होंने बीजापुर से कैसे संघर्ष किया, मुगलों से कैसे किया और लास्ट क्या हुआ। ठीक है, वो सारी बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।